देखो, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। क्या होता है अपने पास विद्युत रसायन के अंदर? मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, विद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर 1। ठीक है, तो देखो विद्युत रसायन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है अपना डेफिनेशन? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो विद्युत रसायन क्या है अपने पास? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अपन विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तथा वह उपकरण जिनके माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है, यह अध्ययन किया जाता है, सेल कहलाता है या सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो वह उपकरण जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उन्हें सेल कहते हैं। सेल जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तथा वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इनको तो क्या बोलते हैं अपन? विद्युत रासायनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ये कौन से हैं? विद्युत अपघटनी सेल। मैंने कहा था ब्लर आ रहा हो तो बोलना मत, अभी एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है ना, थोड़ी देर वेट कर लो बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा रुकोगे तो ठीक हो जाएगा। ये अब ऐप की प्रॉब्लम आ रही है अपने पास के अंदर। बाकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, लेकिन अपन अब बीजी से बात करेंगे ना, तो फिर वो रिकॉर्डिंग के अंदर सब चीज ये भी रिकॉर्ड होगी कि सर ब्लर आ रहा है, और फिर मैं तुमको समझाऊंगा, वो चीज भी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो थोड़ा देखो इसको, कोशिश करो, वेट करो थोड़ी देर। अगर 2-3 मिनट से ज्यादा तक देर तक अगर ऐसा ही रहता है तो मेरे को बता दो। ठीक है ना, ओके बेटा। तो हमारे पास क्या गया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तथा वह उपकरण जिनके माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहला जो अपना सेल है वो कौन सा है भाई? विद्युत अपघटनी सेल।
अब देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विद्युत अपघटनी सेल की। तो विद्युत अपघटनी सेल का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मैंने क्या किया कि ये एक सेल लिया और इस सेल के अंदर यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया और कॉपर सल्फेट जो है वो विलयन में आने के बाद टूट जाएगा कॉपर +2 और सल्फेट -2 के अंदर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, इसमें ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जो अशुद्ध कॉपर का है, अशुद्ध कॉपर, अशुद्ध कॉपर का मैंने एनोड ले लिया और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो भी कॉपर का ही है, ये मेरे पास शुद्ध कॉपर है जिसका मैंने क्या बनाया है, कैथोड बनाया है। इन दोनों को मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और जो अशुद्ध कॉपर है इसमें से कॉपर जो है वो +2 आयन के रूप में ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये कॉपर +2 आयन कहां से जाएगा, विलयन के अंदर। ठीक है, कॉपर +2 आयन किसमें चला गया, विलयन में चला गया और ये जो कॉपर +2 आयन है वो क्या होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब बताओ ये कॉपर +2 आयन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और ये कॉपर +2 आयन जो है वो इस कैथोड पे आकर अपसेट हो जाते हैं और इसके ऊपर जमा हो जाएंगे। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस कॉपर के अंदर अपसेट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो कैथोड पे तो क्या होता है, अपचयन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो देखो यहाँ पर जो अशुद्ध कॉपर की रॉड थी उसमें से पूरा का पूरा कॉपर जो है वो शुद्ध कॉपर रॉड पे जाकर जमा हो जाएगा और एनोड पे क्या रह जाएगी, केवल अशुद्धियां अशुद्धियां रह जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत अपघटनी सेल है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें क्या क्या कंपोनेंट है अपने पास, तो हमने देखा कि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एक तो हम काम में लेते हैं किसको, इलेक्ट्रोड को, होना चाहिए इलेक्ट्रोड अपने पास, और दूसरा क्या होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट, विद्युत अपघट्य, क्योंकि अपन जो विलयन है वो किसका बनाते हैं, विद्युत अपघट्य का बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरह के हो गए, एक होते हैं अपने पास सक्रिय इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं अपने पास अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड कौन से, वे इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड। जैसे ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है अपने पास, सक्रिय इलेक्ट्रोड है। और अक्रिय इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अक्रिय इलेक्ट्रोड कौन से, जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उनको कहते हैं हम अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड दो तरह के हो गए, एक तो सक्रिय इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा अक्रिय इलेक्ट्रोड हो गया। सक्रिय इलेक्ट्रोड वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ना विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा क्या होता है अपने पास, अक्रिय इलेक्ट्रोड जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। एग्जांपल जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो अगर मैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेता तो उस केस के अंदर केवल विद्युत अपघट्य विलयन में क्रिया होती है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है ना, यहाँ तो क्या हो रहा है, अशुद्ध कॉपर में से धीरे धीरे पूरा पूरा कॉपर जो है वो कॉपर +2 आयन के रूप में निकलता जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो कॉपर +2 आयन निकलता जा रहा है, इसके ऊपर जमा होता जा रहा है अपने पास, तो इसका तो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है।
क्यों? क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है। लेकिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल जो है उसके अंदर हमारे पास एक तो ले लिया हमने इलेक्ट्रोड, और दूसरा मैंने क्या कहा, क्या काम में लेते हैं अपन? विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं। अब पॉइंट आया साहब कि विद्युत अपघट्य होते क्या है, तो हम क्या बोले? विद्युत अपघट्य क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं और स्वयं में से धारा प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य, विद्युत यानी धारा, अपघट्य यानी टूटना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत धारा का अपने में से प्रवाह होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है अपने पास? प्रबल विद्युत अपघट्य, जो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिनका आंशिक आंशिक रूप से अपघटन होता है, यानी आयनों का निर्माण कम मात्रा में होता है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वो तो प्रबल है, और जो आंशिक रूप से अपघटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण कौन से हैं? जितने भी लवण है, जितने भी प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, वो सब इसके उदाहरण है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल क्या होता है अपने पास? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार जो होते हैं वो अपने पास दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। दुर्बल अम्ल व क्षार। तो भैया ये अपने पास है विद्युत अपघटनी सेल जो है उसके बारे में हमने बात, क्या बात की विद्युत अपघटनी सेल के बारे में? कि विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो सक्रिय इलेक्ट्रोड भी हो सकता है और अक्रिय इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, तथा विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और स्वयं में से धारा का प्रवाह होने देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जैसे लवण, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का आंशिक अपघटन होता है, यानी आंशिक रूप से ये आयनित होते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार का। यहाँ हमने विद्युत अपघट्य सेल की बात की। मैंने क्या कहा? कॉपर जो है, अशुद्ध कॉपर जो है वो एनोड के रूप में लिया, शुद्ध कॉपर कैथोड के रूप में लिया। एनोड पे धनावेश है, कैथोड पे ऋणावेश है। इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। जब धारा प्रवाहित होती है तो अशुद्ध कॉपर से कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कॉपर +2 आयन विलयन में आता है। और ये कॉपर +2 आयन जो है वो शुद्ध कॉपर का जो कैथोड है वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है और उसकी सतह के ऊपर जमा हो जाता है। इस कारण शुद्ध कॉपर का क्षेत्रफल तो बढ़ता है और अशुद्ध का घटता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वह
एक अस्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा था स्वतः प्रक्रम और अस्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम जो अपने आप होते हैं उनको बोलते हैं स्वतः प्रक्रम, और अस्वतः प्रक्रम जिसके लिए हमको बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये अस्वतः प्रक्रम है, इसलिए हम यहाँ बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, बैटरी से करंट पास कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, अपने पास एक अस्वतः प्रक्रम होता है। तो विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है वो एक अस्वतः प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो भाई ये हो गया अपने पास इसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में या विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। अब हम करेंगे इसके अंदर आगे विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले। हमने विद्युत अपघट्य तो ले लिया, लेकिन अब विद्युत अपघट्य जो है वो आंशिक रूप से आयनित हो रहा है या पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है, या फिर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो वो हम अब पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है भाई? तो फर्स्ट हमारे पास है इसके अंदर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, यानी अंतर आयनिक आकर्षण। तो भैया अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघट्य आयनों में टूट रहा है, अगर इनके आयनों के बीच में विद्युत अपघट्य में अगर आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, यहाँ आकर्षण बल प्रबल है, तो ये आसानी से आयनित नहीं होगा, क्योंकि आयन का मतलब इस आकर्षण बल को तोड़ना, जिससे A+ अलग हो जाए और B- अलग हो। तो अगर हमारे पास आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा, तो उस केस के अंदर आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी ये आसानी से आयनित नहीं होंगे। ठीक है, आयनन का मान कम हो जाएगा अगर आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण है, तो बंध तोड़ेंगे नहीं, बंध तोड़ेंगे नहीं तो आयनित होंगे नहीं, तो चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनन कम हो रहा है, तो चालकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अपने पास है सॉल्वेशन ऑफ आयन, आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन, ये भी ये वाला पॉइंट है कि अगर मान लो आयन जो है उसमें और विलायक के अणु जो है उनके बीच में अगर आकर्षण प्रबल होगा, आकर्षण प्रबल होगा, तो उस स्थिति में आयन जो है वो उसकी गति जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु को पकड़ के खींच रहा अपनी तरफ, वो जाना चाहता है और विलायक पकड़ के खींच रहा अपनी तरफ, तो आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आयनों की गतिशीलता अगर कम हो जाएगी तो उस केस के अंदर अपने पास जो कंडक्टिव क्रिया यानी चालकता है उसके मान में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, चालकता के मान में कमी हो जाएगी। तीसरा अपने पास है विलायक की श्यानता। देखो भाई, अगर विलायक की श्यानता बढ़ेगी, श्यानता मतलब विलायक की जो परतें होती है उनके बीच में घर्षण बल, यानी विलायक गाढ़ा होगा, तो अगर विलायक की श्यानता अधिक होगी, विलायक अधिक गाढ़ा होगा, तो उस स्थिति में आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी और चालकता के मान में क्या हो जाएगा भाई? कमी हो जाएगी, क्योंकि ये आयन गति नहीं कर पाएंगे। चौथा कारक अपने पास है टेम्परेचर, ताप का प्रभाव।
तो भाई ताप का प्रभाव, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि विद्युत अपघटन जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्यों की चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ कारक जो हमने यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फैराडे के नियम, जो इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। हाँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं उस मैसेज पे तुम्हारे को यूट्यूब का लिंक सेंड कर दूंगा।